नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य में इतिहास में किन किन पद्धतियों द्वारा लेखन कार्य किया जाता था या किया जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और कब तक चली और किन किन विद्वानों ने अपना हुनर आजमाया और उस हुनर के माध्यम से या उस लेखन के माध्यम से अनेक कवियों या अपरिचित कवियों कह सकते हैं, जो अज्ञात कवि थे, वो हमारे प्रकाश में लाए गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि मिलती हैं, परंतु इनमें कालक्रम अनुसार वर्ण नहीं मिलता या इतिहास दृष्टि का अभाव है। अतः इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें प्रमाणिकता का अभाव है, ये प्रमाणित नहीं मानी जाती हैं। तो आगे आता है कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले आते हैं हमारे गारस दत्तासी। गारस दत्तासी जो सबसे पहले इतिहास लेखक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारस दत्तासी ने की, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। ये याद रखेंगे मित्रों, फ्रेंच विद्वान थे। इनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, याद रखेंगे इस ग्रंथ को, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से हुई। यह है 2 भागों में, याद रखेंगे। प्रथम भाग का प्रकाशन 1939 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1947 में हुआ था। अब इस ग्रंथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो इस ग्रंथ में निम्न बिंदुओं को समावेशित किया गया है, जैसे इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो हम पद्धति पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आई थी वर्णानुक्रम पद्धति, जो एक अवैज्ञानिक मानी जाती है, जैसे अल्फ़ाबेट, जैसे कि शब्दकोश के प्रकार की ये पद्धति होती है, जो एक अवैज्ञानिक या अमान्य पद्धति कह सकते हैं इसको। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए गए थे। फ्रेंच भाषा में याद रखेंगे। तो इसका जो प्रथम भाग है उसमें क्या था, कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए गए थे, अनुवादित किए गए थे। इस ग्रंथ में उन्हें हिंदी और उर्दू कवियों को एक साथ रखा है, जिसमें इसमें 783 कवियों लेखकों का वर्णन है, जिसमें से केवल 72 कवि हिंदी के हैं। कितने कवि हिंदी के हैं इसमें देखिए मित्रों, केवल 72 कवि हिंदी के हैं, हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ के आरंभ में जो यह ग्रंथ लिखा गया था, इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की भूमिका। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 100 पृष्ठों है, ये गलती से हो गया है। उन 100 पृष्ठों की एक भूमिका देकर शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा जो संस्करण था 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। याद रखेंगे मित्रों, जो दूसरा संस्करण था 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसके 3 भाग हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद है हमारा यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन। ये बहुत ज़रूरी एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, जहाँ से प्रश्न आने की या प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, कि यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि किन 2 देशों की सहयोग से प्रकाशित कराया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी जो तासी का जो ग्रंथ है, हिंदी में अनुवाद जो किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास, किस नाम से, ध्यान रखिएगा, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया सन 1952 में। एक प्रश्न बन सकता है कि तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया या किस नाम से किया या किस सन में किया गया था। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे, ठीक से समझ लेना है इसको। अगला प्रश्न बनता है यहाँ से, पुस्तक का जो टाइटल है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। तो हिंदुई जो दिया हुआ है वो हिंदवी या हिंदी के लिए है, और जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी या उर्दू, दोनों एक ही नाम है ये वाले, और ये दोनों एक ही नाम है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते इसका अगला पॉइंट, इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियाँ हैं
जैसे जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना। लेकिन इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है मित्रों, इसमें अनेक त्रुटियां होने के बाद भी, तासी के इतिहास ग्रंथ में अनेक त्रुटियां होने के बाद भी इसको हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला आता है आपका शिव सिंह सेंगर, जो इतिहासकार हैं, उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जो 1883 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल एक सहस्त्र, जिसे कह सकते हैं 1000 छोटे छोटे कवियों की रचनाएं व जन्मकाल या जीवन परिचय दिया हुआ है। और मूल रूप से कहें तो इसमें 883 कवियों का जीवन परिचय है, जीवन चरित्र है। अगला पॉइंट है इसका, कवियों का जन्म काल व रचना काल भी दिया गया है। इसमें साथ जन्म काल के साथ साथ रचना काल भी दिया गया है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगला पॉइंट है इसका, किंवदंतियों तथा अनुमानों का आश्रय लिया गया है इसमें। अगला पॉइंट, हिंदी में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ, ये बहुत विशेष बन जाता है यहाँ पर कि हिंदी में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रश्न बन जाता है यहाँ से। और इसके बाद अगला है आपका सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो इतिहासकार हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, उनका है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। तो यह इसका प्रकाशन जो हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि तासी सेंगर के द्वारा एकत्रित पहली बार कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया तथा उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया। ये एक विशेष पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि काल क्रमानुसार वर्गीकरण किस ग्रंथ में किया गया था पहली बार, तो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में। तो इसका अगला पॉइंट है कि ग्रंथ को कुल 11 अध्यायों में बांटा गया था। प्रत्येक अध्याय जो था वो एक काल विशेष का सूचक था, जो प्रत्येक अध्याय था काल विशेष का, जिसे कहते हैं काल विशेष का सूचक बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कुल 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय अंग्रेजी भाषा में। ये एक यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि किस भाषा में लिखा गया था, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला पॉइंट है इसका कि प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया गया। मतलब किससे पृथक किया? हिंदी से पृथक किया गया। किन किन भाषाओं को इसमें रहता, वो भी उर्दू कहाँ से बनी थी? संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी से मिश्रित जो उर्दू बनी थी उसको यहाँ से हिंदी से अलग किया गया था। अगला इसमें पॉइंट बनता है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। तो इन्होंने 4 किए थे इसका साहित्य के विकास क्रम जो था। तो सबसे पहले जो इन्होंने रखा था वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य तथा दरबारी काव्य। अलग अलग कालों का अलग अलग इन्होंने नाम दिया गया, वो नामकरण में मैं अब बता दूंगा आपको अलग से। अगला पॉइंट इसका बन जाता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को उन्होंने भक्ति काल जो था 16वीं 17वीं शताब्दी का युग था उसको स्वर्ण युग कहा। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को, इतिहास को, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर काल विभाजन और नामकरण का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको कहा जा सकता है। तो इसका अगला पॉइंट है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया था। किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से अनुवाद किया था, वो भी 1957 में जो प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगले आते हैं आपके मिश्र बंधु। मिश्र बंधु सभी लोग जानते हैं कि 3 भाई थे, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनकी जो रचना थी उसके 4 भाग थे। जो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो हुआ था वो 1913 में हुआ था और जो चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया था। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि जो इनकी रचना थी उसके 4 भाग किए इन्होंने। तो प्रथम 3 भाग का प्रकाशन
1913 में, और जो चौथा भाग था उसका 1934 में प्रकाशन किया गया था। लगभग ये सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। लगभग 5000 कवि थे, जिसमें 4591 कवि थे। तो अगला है शुक्ल, जो इसमें पॉइंट बनता है, आचार्य शुक्ल ने भी मिस्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीति काल के कवियों के परिचय लिखे। जो आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ था उसमें जो रीति काल के कवियों का जो परिचय लिखा गया था, वो जो मिस्र बंधुओं के जो इतिहास ग्रंथ था उससे सामग्री ली गई थी। तो इसमें काल विभाजन का समुचित व नया प्रयास किया गया। काल विभाजन का जो नया रूप में यहाँ पर विभाजन किया गया था, 8 भागों में विभाजित किया गया। तो अगला पॉइंट कि काल खंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। साहित्यिक महत्व यहाँ पर बहुत जरूरी है कि साहित्य का महत्व भी इन्होंने मिस्र बंधुओं ने डाला गया था। तो अगला पॉइंट है इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत अपनाए। जो काव्य समीक्षा के उसके परंपरागत सिद्धांतों को अपनाकर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला है कि अज्ञात कवियों को भी ये प्रकाश में इन्होंने लाने का कार्य किया था। तो इसके बाद आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, बहुत इनका इतिहास ग्रंथ जो है अत्यधिक प्रमाणित माना जाता है। तो इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, कहाँ से हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से। देखो कितने प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर कि किस सन में प्रकाशित हुआ, 1929 में, किसने, किसके माध्यम से या किसके द्वारा? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से। तो ये बहुत जरूरी यहाँ पर पॉइंट बन जाते हैं, प्रकाशित करा गया ये। तो इसमें देखेंगे कि 1000 कवियों और लेखकों का जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो ये पॉइंट देखो यहाँ ध्यान से कि अब से पहले क्या हो रहा था, इतिवृत्ति मतलब उनके बारे में बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो था कि उनकी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन की, साहित्य में उनका कितना मूल्य है या कितना महत्व है, उसको यहाँ पर प्रमुखता दी गई। अगले जो इसमें पॉइंट बन जाता है कि इसमें यहाँ पर शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति अपनाई। और इसको देखो, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को उन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा। यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवि वृत्त संग्रह की जो संज्ञा दी गई थी किस आलोचक के द्वारा या किस इतिहासकार के द्वारा दी गई थी। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। देखो बहुत जरूरी यहाँ पर पॉइंट बन गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अब से पहले जो हो रहा था शुक्ल जी से पहले, कि वो एक जो अन्य इतिहासकार थे, लेखक थे, साहित्य इतिहासकार, कि वो क्या कर रहे थे कि जो अपने ग्रंथ थे उनमें आलोचना के आधार पर ग्रंथ को लिख रहे थे। लेकिन शुक्ल जी ने आलोचना से अब इसको पृथक किया, मतलब कि आलोचना अलग चीज़ है और इतिहास ग्रंथ लिखना अलग चीज़ है। साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि शुक्ल जी ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति कहा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, आप विश्वास मानिए कि मैं आपके लिए बिल्कुल मोती चुन कर लाया हूँ। कोई भी प्रश्न कहीं से छूटेगा नहीं, किसी भी हिंदी साहित्य का किसी भी परीक्षा में। आप निश्चिंत होकर मेरी वीडियो को देखते रहें, तो लास्ट तक देखिएगा। अगला पॉइंट बन जाता है कि युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। जो युगीन परिस्थितियां होती थी उसके संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। ये बहुत जरूरी पॉइंट बनता है कि उस समय पर क्या चल रहा था, वहाँ की स्थिति क्या थी, क्या माहौल था, क्या वातावरण था, तो उस परिस्थितियों को रखकर यहाँ पर साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही। अगला पॉइंट है प्रत्येक कवि की रचना के
साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो शुक्ल जी ने हर एक जो उनके से इतिहास में जो भी जिस भी लेखक का या कवि का नाम उन्होंने दिया है उसके बारे में अपनी आलोचनात्मक दृष्टिकोण जरूर दिया, या आलोचनात्मक मत कह सकते हैं। तभी तो हर एक एग्जाम में, हर एक हिंदी परीक्षा में, हिंदी साहित्य की परीक्षा में शुक्ल जी के कथन आते हैं। वही जो कथन है वही तो आलोचनात्मक मत होता है। तो ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है, 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का इन्होंने प्रयास किया, जिसमें भक्ति काल को, जो हमारा भक्ति काल था, उसको निर्गुण और सगुण 2 भागों में बांटा। फिर सरगुण और निर्गुण को भी अलग अलग 2 भागों में बांट दिया। ये सभी मित्र जानते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण से होती है, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जो थी ये आपकी सगुण भक्ति से थी। तो इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट, तो अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, रीति काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 वर्गों में बांटा शुक्ल जी ने। तो अब जो बाकी के जो आलोचक हैं उन्होंने इन्हीं का अनुकरण करके अलग अलग कवियों को रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त करके और विकसित किया था। तो अगला पॉइंट इनका बनता है कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका, इसको ये गलत हो गया है टाइपिंग में, पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया था, जो अपभ्रंश साहित्य है। तभी तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया और उनको पूर्व पीठिका के रूप में रखकर चर्चा अवश्य की है, लेकिन हिंदी साहित्य में उनको स्थान नहीं दिया है। तो अगला पॉइंट बनता है कि जनता की चित्त वृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। किसको बनाया था? कि जनता की चित्त वृत्ति। ध्यान से समझेंगे, अभी भी पहले भी पॉइंट आया था कि जनता की चित्त वृत्ति को उन्होंने काल विभाजन का आधार बनाया। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से समझेंगे कि आदिकाल के तृतीय प्रकरण में, एक बार नेट में प्रश्न आ चुका है कि किस प्रकरण से संबंधित, कि आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काल का विवेचन किया है। सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर हिंदी साहित्य के क्षेत्र से बाहर कर दिया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर किस साहित्यकार ने उसे अपने इतिहास ग्रंथ से बाहर कर दिया या हिंदी क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर, मतलब एक धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक साहित्य है, इसको हिंदी साहित्य में स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो उसको अलग कर दिया गया। अगला आता है, इनका पॉइंट है बहुत जरूरी, कि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ भी शुक्ल जी ने ही किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। शुक्ल जी से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और हर बार कोई परीक्षा ऐसी नहीं जाती कि शुक्ल जी से संबंधित एक भी प्रश्न आए। शुक्ल जी से संबंधित हमेशा ही प्रश्न आते हैं, आगे ध्यान रखेंगे। तो अगले आपके आलोचक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो ग्रंथ है इसके बारे में पढ़ेंगे अब। अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 2 भागों में लिखा। जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है 2 भागों में लिखा। तो पहले भाग का तो प्रकाशन हो गया था, दूसरे भाग का प्रकाशन नहीं हुआ था क्योंकि वह अधूरा रह गया था। तो जो पहले भाग का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1938 था। तो इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ था या साहित्यिक ग्रंथ था वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। याद रखेंगे कि राम कुमार वर्मा का साहित्यिक ग्रंथ कौन सा था? साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में पहला भाग प्रकाशित हुआ। इसका जो दूसरा भाग तो प्रकाशित नहीं हो पाया क्योंकि वो है अधूरा था। ध्यान में रखेंगे मित्रों, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। इसमें पढ़ेंगे आगे। इसका पॉइंट है, इसमें भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा ही नहीं हुई है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण अप्रकाशित, मतलब अधूरा था। तो इसलिए अधूरा कहाँ तक था, या फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में केवल भक्ति काल के तक के समय को लिया था। तो इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही नाम आता है। तो अगला पॉइंट देखेंगे, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को, देखो प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है, सभी लोग जानते हैं कि वीरगाथा काल को, जो शुक्ल जी का वीरगाथा काल था, क्योंकि शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। और राम कुमार वर्मा ने क्या किया कि शुक्ल जी के दिए हुए नाम को उन्होंने चारण काल कह दिया। क्या कहा इन्होंने? शुक्ल जी के नाम वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया से। तो अगला पॉइंट बनता है कि इससे पहले के इतिहास को उन्होंने संधि काल रखा, जो चारण काल था उससे पहले के साहित्य को संधि काल नाम दिया। और अगला पॉइंट बनता है कि अपभ्रंश की
अत्यधिक सामग्री को समाहित किया है। इसी के चलते हुए स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। तो ध्यान में रखेंगे कि जिसको आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान नहीं दिया था, उस इतिहास को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल नाम दे दिया, और अपभ्रंश की जो अत्यधिक सामग्री अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल की, उसके चलते, क्योंकि अपभ्रंश के जो कवि हैं वो स्वयंभू हैं, और स्वयंभू से ही इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें बनता है कि इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। तो पहले बताया जा चुका है कि भक्ति काल तक का ही इनकी इतिहास ग्रंथ में शामिल किया गया है। तो अगला पॉइंट बन जाता है यहाँ पर संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया गया था, जो उनको आलोचनात्मक इतिहास है उसको। तो अगला पॉइंट बनता है कि हिंदी साहित्य की विभिन्न धाराओं का सरलीकरण किया। तो हिंदी साहित्य में जो विभिन्न धाराएं थी उनका इन्होंने सरलीकरण कर दिया था, जैसे कि संत काव्य धारा जो निर्गुण थी, निर्गुण संत काव्य धारा, और प्रेम काव्य धारा। तो ध्यान में रखेंगे जो उन्होंने विभिन्न धाराएं थी साहित्य इतिहास ग्रंथ की, मुख्य रूप से भक्ति काल की, उसको संत काव्य धारा और प्रेम काव्य धारा के रूप में सरलीकरण कर दिया, या दूसरा नाम कह सकते हैं कि दूसरा नाम दे दिया। अगले आलोचक हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में इनका बहुत महत्व है और इनको बहुत अच्छा एक आलोचक माना गया है, आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये 3 इतिहास ग्रंथ लिखे थे। और अगला पॉइंट बनता है कि शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहना इन्होंने उचित समझा। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को प्रमाणित नहीं माना है। अगला पॉइंट है शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या का भी द्विवेदी जी ने खंडन किया। शुक्ल जी ने जिस आधार पर भक्ति काल का उदय माना था, उस आधार को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका शुक्ल जी के मत का खंडन किया। अगला पॉइंट बनता है कि सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका प्रभाव दिखाया। हजारी जी ने क्या किया कि सिद्धों और नाथों का वर्णन किया, और साथ में कबीर जी का जो दर्शन था उन पर सिद्धों नाथों का प्रभाव दिखाया। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग ग्रंथ लिख दिया। इन्होंने क्या किया कि आदिकाल की विस्तृत खोज कर दी और आदिकाल पर एक अलग ही ग्रंथ लिख दिया था, जो उनमें मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये जो था हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो इनके सबसे बाद वाला, तीनों में सबसे बाद वाला जो था। अगला पॉइंट बनता है भक्ति काल, जो संत काव्य है, मूल रूप से संत काव्य। भक्ति काल में कई धाराएं बन जाती हैं वहाँ पर, तो भक्ति काल में मूल रूप से संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। और जो इन्होंने दिया था कि जो भक्ति काल में संत साहित्य है, संत काव्य है, वह जो पहले जो पूर्व में जो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य था, उसका भक्ति काल के संत साहित्य पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कह सकते हैं प्रभाव इन्होंने बतलाया। अगला पॉइंट बनता है कि इन्होंने सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपरा पर ही आधारित मानते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बनता है कि कबीर जी की काव्य प्रतिष्ठा को द्विवेदी जी ने उजागर किया और उन्हें करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जैसे हजारी प्रसाद जी ने कबीर जी की आलोचना की, कबीरदास की आलोचना करने के बाद उनको प्रतिष्ठित किया, या कह सकते हैं उनके महत्व को उजागर किया। अगला पॉइंट बनता है कि इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। मतलब कि यहाँ पर परंपरा, ये अभी जो पॉइंट जो मैंने ऊपर बताए हैं इनको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे तो एक परंपरा विकसित हुई, जैसे कि संत साहित्य पर नाथ सिद्धों का प्रभाव, और
सूफियों पर संस्कृत या प्राकृत का प्रभाव उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से ये परंपरा में आते हैं हजारी प्रसाद जी के अनुसार। अगला पॉइंट है, सिद्धनाथ और जैनों को हिंदी साहित्य में स्थान देकर आदिकाल नाम दिया। इन्होंने जो आदिकाल में बता चुका हूँ पहले ही, हजारी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया। इन्होंने सिद्धनाथ, जैन सभी को उसमें स्थान दिया था। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य में कथानक रूढ़ियों की चर्चा सर्वप्रथम द्विवेदी जी ने ही की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले आलोचक हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो इनका जो था वैज्ञानिक इतिहास था गणपति चंद्रगुप्त का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 में प्रकाशित हुआ, जिसके 2 खंड थे। ध्यान में रखेंगे 2 खंड थे। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई और विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना तथा नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि थी, इस कारण उन्होंने विकासवादी सिद्धांत का सहयोग लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है यहाँ पर मित्रों। साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया, जैसे प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसको 3 खंडों में विभाजित यहाँ पर कर दिया डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। और अगले हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र, जो एक संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संपादकत्व में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1973 में हुआ। याद रखेंगे, इनका कोई अपना इतिहास ग्रंथ नहीं है, इन्होंने केवल संपादन कार्य किया। और संपादन कार्य किस आधार पर किया, ध्यान में रखेंगे उन पॉइंटों को। नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना को ध्यान में रखकर लिखा गया था। इसमें साहित्यकारों के जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं के विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मकता से उनका संबंध साहित्यिक परंपराओं से जोड़कर उनकी प्रकृति का विश्लेषण किया गया। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे मित्रों। अगला है आपका नागरी प्रचारणी सभा। यहाँ पर इसकी नागरी प्रचारणी सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में प्रस्तुत किया गया। तो ये बहुत बड़ा इतिहास था जिसको नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया, जो 16 खंडों में। तो प्रत्येक खंड को अलग अलग विद्वानों ने संपादित किया। इसमें हिंदी साहित्य की बिखरी सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया गया। अगले हैं आपके आलोचक और इतिहासकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये भी इनका भी स्वतंत्र इतिहास नहीं था, इन्होंने हिंदी साहित्य नामक एक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया केवल। तो ये थे आपके जो इतिहासकार थे, ये जिन्होंने लेखन किया, या बाद के जो 2-3 को छोड़कर सभी ने अपना स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। उसके बाद आते हैं आपके अन्य इतिहास लेखक। एडविन महोदय, एडविन ग्रीव्स, जो यहाँ मैंने त्रुटिवश नहीं लिख पाया। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसके 5 विभाग इन्होंने किए। एडविन ग्रीव्स महोदय का नाम याद रखेंगे, जिन्होंने 1917 में लिखा ए स्केच ऑफ हिंदी। अगले आते हैं आपके 1920 में FEK ने, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा 1920 में। किसने? FEK, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में भी इनका नाम आता है। अगले आते हैं आपकी तज़किरा-ए-शुअराए हिंदी इतिहास ग्रंथ है, जो 1848 में लिखा गया था। इन्होंने मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ को लिखा था, जिसमें 1004 कवियों का विवरण मिलता है, जिसमें केवल 62 कवि हिंदी से संबंधित थे। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो ये मैंने आपके लिए बिल्कुल एक मोती चुन कर लाया हूँ। इससे आगे हम जैसे जैसे साहित्य की तरफ बढ़ेंगे, उसी प्रकार महत्वपूर्ण बिंदु आपको या महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती रहेगी। मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट भी करें। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो, या फिर इससे साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न या कोई व्याख्या या कोई आपको कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मित्रों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।